सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, गांव डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि गेहूं का बुआरा प्रारंभ हो चुका है, अपनी प्रथम अवस्था में है। बहुत कम रेयर किसान गेहूं की बिजाई अभी कर रहे हैं। अभी खेत बत्तर नहीं आए हैं। जैसे ही बत्तर आ जाएंगे गेहूं की बिजाई जोर पकड़ लेगी। गेहूं में मैं पोषक तत्वों की अ, जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं कि किन पोषक तत्वों की हमारे को आवश्यकता पड़ती है। गेहूं में रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्य है कि हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी जो जड़ें हैं उसका भरपूर विकास होना अनिवार्य है। अगर किसी भी पौधे की जड़ों का विकास अधिक है तो उसका उत्पादन अधिक है। अगर हमारी जड़ों का विकास नहीं हो पाता है तो पौधा पौधा बढ़वार नहीं कर पाता है। उसमें झंडा पत्ता छोटा रह जाता है, उसकी बालियों का आकार छोटा हो जाता है और उसमें जो दाने बनते हैं उनका आकार भी छोटा रह जाता है। इसलिए जो हमारी फसल की जड़ें हैं उनका विकास होना, भरपूर मात्रा में होना अति अनिवार्य है। जड़ों से ही पौधा अपने पोषक तत्व ग्रहण करता है। 17 तरह के सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमें मिट्टी से प्राप्त होते हैं पौधे को, और पौधा जड़ों के माध्यम से ये 17 सूक्ष्म तत्वों को एकत्रित करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है, जो अंत तक, जब तक पौधा निसर नहीं जाता है, पक नहीं जाता है, अपना सिट्टे तक, उसकी बाली तक आहार पहुंचाने का काम करता है। तो किसान भाइयों, तो जड़ों का विकास कैसे करना है, इसके लिए हमारे को सबसे महत्वपूर्ण चाहिए होता है फास्फोरस। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है कि पौधा अपनी प्रारंभिक अवस्था में भोजन एटीपी के माध्यम से प्राप्त करता है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट के को भोजन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे को फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस हम अपना जो जब देते हैं तो पौधा अपना जो एटीपी है वो वहां पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्रक्रिया होती है। जो मिट्टी में करोड़ों की तादाद में सूक्ष्म जीव होते हैं वो वहां पर प्रक्रिया करते हैं। यह प्रक्रिया लंबी चलती है जिससे वो भोजन को तैयार करके पौधों तक पहुंचाते हैं, जिससे जड़ों का विकास होना प्रारंभ होता है। शुरू शुरू में पत्तियां नहीं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए पौधे को अपना भोजन ग्रहण करने के लिए एटीपी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। एड्रेनोसिन एडोसिन जो है वो नाइट्रोजन के बिना एक्टिवेट नहीं हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, बिजाई के समय हमें नाइट्रोजन देना भी अनिवार्य हो जाता है, ताकि जो एडोसिन है वो सूक्ष्म तत्वों के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा एक्टिवेट होके और एटीपी का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। यानी फास्फोरस की अधिक मात्रा में यूरिया, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एकत्रित होंगे, तभी ये प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी और जड़ों का विकास हो पाएगा। किसान भाइयों, एटीपी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट में जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पर ये तीनों ही जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो मेजर तत्व हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस के बिना काम नहीं कर सकता है, फास्फोरस नाइट्रोजन के बिना काम नहीं कर सकता है। और किसान भाइयों, एक अन्य पोषक तत्व जो पोटाश है उसकी भी बहुत अहम भूमिका रहती है। उसके बिना हमारा पौधा जो सा है वो कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता है अप टू दी मार्क। जितना हमारे को उत्पादन चाहिए, जितना हमारे पौधे का फुटाव चाहिए, झंडा पत्ता चौड़ा होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा जब तक हम तीनों पोषक तत्व नहीं देंगे। इसलिए तीनों पोषक तत्व संतुलित मात्रा में संतुलित मात्रा में होने अनिवार्य हैं। किसान भाइयों, यहाँ ध्यान दें कि अगर कोई भी तत्व इनमें से कम रह जाता है, अगर आप नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं, आप डायमोनियम फास्फेट दे रहे हैं और पोटाश दे रहे हैं, तब भी यह जो चक्र है, जो आहार बनाने का चक्र है, वो संपन्न नहीं हो पाएगा। कम आहार बन पाएगा, हमारा पौधा कम आहार ले पाएगा, कम विकास, जड़ों का विकास कम होगा और पौधे की बढ़वार कम होगी। चाहे आप जितना मर्जी ऊपर से प्रथम पानी के बाद यूरिया दे दें, तो जो झाड़ है वो नहीं, जो उत्पादन, पूरा उत्पादन हमारे को नहीं प्राप्त हो पाएगा। अगर हम डायमोनियम फास्फेट कम कर देते हैं, यूरिया देते हैं और पोटाश देते, तब भी ये सर्कल नहीं बन पाएगा। अगर हम डायमोनियम फास्फेट दे रहे हैं और पोटाश दे रहे हैं लेकिन हम नाइट्रोजन नहीं दे रहे हैं, तब भी ये सर्कल पूरा नहीं हो पाता है। भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभिक अवस्था में, जब जड़ों का विकास होना प्रारंभ होता है, जब अंकुरण शुरू होता है, उस अवस्था में हमारे को तीनों खादों का संतुलन मात्रा में प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में किसान भाइयों, हमारे को एनपीके 12 32 16, जहाँ 10 26 26 आता है, जहाँ 19 19 19 आता है, आपने भरपूर मात्रा में इसका प्रयोग करना है।
अगर आप डीएपी डायमोनियम फास्फेट दे रहे हैं 18-48% 40% दे रहे हैं, तो किसान भाई 40% दे रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है वहां पे आपको नाइट्रोजन और डायमोनियम फास्फेट मिल रही है लेकिन पोटाश नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप एसएसपी की प्रयोग कर रहे हैं, सिंगल सुपर डायमोनियम फास्फेट मिल रही है और साथ में आपको सल्फर मिल रही है, लेकिन वहां भी पोटाश मिल रही है लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिल रही है। अगर आप एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 10 किलो नाइट्रोजन यूरिया का प्रयोग करना अनिवार्य है। किसान भाई ध्यान दें, अगर आप डायमोनियम फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अलग से म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देनी अनिवार्य है, ता जो यह प्रक्रिया तीनों जो संतुलित उर्वरक हैं, हमारे जो संतुलित खाद्य हैं, वो एटीपी का निर्माण अच्छी तरह से कर सके। अगर एटीपी का एडोसिन ट्राई फास्फेट का निर्माण अच्छा होगा तभी हमारी जड़ों का विकास अधिक होगा, जिससे हमारी पत्तियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। जब पत्तियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं तो ऐसा देखा गया है कि पत्तियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वायु से नाइट्रोजन और सूर्य से प्रकाश लेकर और सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करके जड़ों के माध्यम से अपना भोजन प्रारंभ कर देती हैं। और जैसे ये भोजन प्रारंभ करती हैं, हमारे जड़ों का विकास और होने लगता है और जो जड़ें हैं वो नीचे से सूक्ष्म तत्व लेके पौधे को ऊपर तक पहुंचाती हैं, जिससे हमारी जो पौधा है अधिक मात्रा में फुटाव करता है और दिन दुगनी रात चुगनी करता है, हमारे को रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, मैं यहाँ भी यह बता देना चाहता हूँ कि जब हम फास्फेट देते हैं, डायमोनियम फास्फेट देते हैं, जब पोटाश देते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन है वो जैसे ही हम देते हैं साथ के साथ घुल जाता है। 1-2 दिन में घुल के हमारे को 5-7 दिन में उसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। पौधे ने कितनी बढ़वार करी है, पौधे ने कितना रंग बदला है, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम नीचे नीचे डायमोनियम फास्फेट देते हैं, डीएपी देते हैं और पोटाश देते हैं, तो वो अपने शुष्क अवस्था में चला जाता है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। तो वो बहुत कम घुलनशील अवस्था में रहता है। जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसके लिए हमारे को एक्टिवेट करने के लिए जो हमारी जमीन में बहुत बड़ी मात्रा में डायमोनियम फास्फेट और पोटाश पड़ा हुआ है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें पीएसबी, जो एपीएस भी आता है, आपको इफ्को के सेल काउंटर से, अन्य कंपनी से भी प्राप्त हो जाएंगे। उसके साथ आप उसका प्रयोग करना, आपको बजाई के साथ प्रयोग करना जरूरी है, ताकि जो शुष्क अवस्था में पड़ा हुआ हमारा फास्फेट है और पोटाश वो एक्टिवेट फॉर्म में आ जाए और हमारे पौधे को अधिक मात्रा में प्राप्त हो। पीएसबी जहाँ माइकोराजा राइजोबियम के बहुत सारे टीके आते हैं, माइकोराजा भी डाल सकते हैं, पीएसबी जाते हैं, पीएसबी कंसोर्टी आता है, उसका भी आप भरपूर मात्रा में प्रयोग करके अपने शुष्क अवस्था में पड़े हुए फास्फेट और पोटाश को एक्टिवेट करके आप जैसे एक एकड़ में 1.25 बैग डीएपी दे रहे हैं, जहाँ 1.5 बैग एनपीके दे रहे हैं, अगर आप पीएसपी का प्रयोग करते हैं, मैकोराजा का प्रयोग करते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आप 20% एक्स्ट्रा डायमोनियम फास्फेट और पोटाश उसको दे रहे हैं। तो जड़ों का विकास होना बहुत अनिवार्य है किसान भाइयों। जड़ों के माध्यम से पत्तियों का विकास होता है प्रारंभिक अवस्था में, वहां से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, पौधा जड़ों से वायु से नाइट्रोजन लेके पत्तियों तक आहार पहुंचाने का भी काम करता है। ये जो प्रक्रिया है पत्तियों से जड़ों तक, जड़ों से पत्तियों तक, ये जो सूक्ष्म तत्व हैं इनका संवहन चलता रहता है, हस्तांतरण चलता रहता है, जिससे पौधा अधिक मात्रा में फुटाव करता है, बढ़वार करता है, विकास होता है, उसकी बाली लंबी निकलती है और दानों में जो दानों का भराव होता है वो एकदम जबरदस्त होता है और झंडे पत्ते की अहम भूमिका रहती है। तो इसलिए किसान भाइयों, जब भी आपने गेहूं का प्रयोग गेहूं की बिजाई करनी है, एनपीके 12-32-16, अगर आप डायमोनियम फास्फेट यूज कर रहे हैं तो आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिल के माध्यम से या छिंटा माध्यम से म्यूरेट ऑफ पोटाश देना अनिवार्य है। तभी एटीपी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, इन तीनों के बिना एडोसिन ट्राइफॉस्फेट पौधा अपना भोजन पूर्ण तरह से नहीं बना पाएगा। अगर एक भी इनमें से सूक्ष्म तत्व छूट जाता है तो हमारी जो फसल है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो किसान भाइयों, अब तक के लिए मैंने आपसे ये जानकारी साझा करी है। इसके बाद गेहूं की जो किस्में, उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ वार्ता को विराम देते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।